नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे क्यों जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और आखिर ऐसा कौन सा कारक होता है जिसके द्वारा चमार रेजिमेंट की स्थापना भी की जाती है और महार रेजिमेंट जिसको कहा जाता है। और जो तृतीयांग मराठा युद्ध होता है 1818 में जो ब्रिटिश सेना है और चमारों के सहयोग से जीत जाती है, इसको महार रेजिमेंट कहा जाता था। और उन्हीं लोगों के याद में स्मारक भी बनाया जाता है और 1 जनवरी को मनाया भी जाता है। तो आखिर ऐसा कौन सा कारक था कि आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा और क्यों जो अंग्रेज मराठों से लड़ रहे थे, और इसी बीच में ऐसा क्या होता है कि जो चमार रेजिमेंट की स्थापना हो जाती है और फिर बाद में इसको बंद भी कर दिया जाता है, क्योंकि इसका जो इन लोगों की जो प्रतीक चिन्ह होता है वृषभ होता है। और जो चमार रेजिमेंट है इतनी लड़ाइयाँ लड़ा है कि आप सोच नहीं सकते। उतना तो भारत के इतिहास में मेडल नहीं आया है जितना चमार रेजिमेंट अकेले लाई है। जितना अकेले चमार रेजिमेंट के द्वारा लाया गया है अवार्ड, आप सोच नहीं सकते। जितनी लड़ाइयाँ चमार रेजिमेंट जीत के प्रूफ किया है कि हम बलशाली हैं, हमारे पास पावर है, हमें मौका दीजिए, हम जीत सकते हैं। अब पूरे भारत की सेना बता रहा है, ऐसा बात नहीं है, ये कोई अलग बात है। क्योंकि आज़ाद भारत की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि आज़ाद भारत में सेना का महत्व बहुत ज़्यादा है और सेना बहादुरी से लड़ती है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं आज़ादी से पहले की बात, क्योंकि जितना मेडल सेना के द्वारा लाया गया था चमार रेजिमेंट के द्वारा नहीं लाया गया। जैसे आप सोच के देखिए कि चमार रेजिमेंट लड़ सिक्किम जीत लाती है, नागालैंड की लड़ाई होती है वहाँ जीत जाती है, जापान की लड़ाई होती है, मतलब सिंगापुर की लड़ाई जीत जाती है। लगभग इन लोगों का नाम पे 20-20 अवार्ड पड़ा हुआ है। अगर टोटल अवार्ड अगर आप पढ़ेंगे गूगल निकाल के, तो इन लोगों का नाम पे कम से कम 20 अवार्ड जीते हुए हैं ये लोग। इतना अवार्ड जीते, ये इतनी बहादुर सेना थी। तो होता है, पहले हम लोग देखते थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में, फिर हम लोग देख लेंगे कि चमार रेजिमेंट की स्थापना होती है। और 1946 आते आते इसको बंद भी कर दिया गया था, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो अंग्रेजों का ये उद्देश्य था कि इसको बंद कर दो। तो बहुत बहादुर सेना है। बाद में सरकार के द्वारा इसको लाया नहीं गया था। फिर जो चंद्रशेखर है, नगीना के सांसद, उनके द्वारा भी कहा गया था कि चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाए। और भी 1-2 नेता हैं जो दलित समाज से आते हैं, उन लोगों के द्वारा कहा गया था कि चमार रेजिमेंट को पुनर्निर्माण किया जाए। और डॉक्टर अम्बेडकर भी बहुत इस चीज़ के मतलब सपोर्टर थे, बहुत ही चाहते थे, लेकिन नहीं किया गया। उनकी बहुत पहले ही मौत हो जाती है 56 में, और डॉक्टर अम्बेडकर भी नहीं रहे। होता है कि एक व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है नेपोलियन। जब आप पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है नेपोलियन एक गरीब घर का व्यक्ति होता है, उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। बहुत गरीब घर का होता है, पढ़ता है, सैनिक स्कूल में एडमिशन कराता है, लेकिन उसके अंदर वो बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है। जैसे अशोक था और चंद्रगुप्त भी बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी था। अशोक भी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। अशोक कह रहा है ना, जो लास्ट अभिलेख लिखा हुआ है कलिंग का गुफा अभिलेख, उसमें कहता है कि हम मतलब अपनी अच्छी बातें लिखता है। लेकिन अशोक जो था बहुत महत्वाकांक्षी था। आप सोच के देखिए, श्रीनगर की स्थापना करवा देता है। वहाँ पे उसके पिताजी भेजे थे कि जाओ, उसके जो पिताजी थे कहते हैं कि जाओ, श्रीनगर का दंगा नहीं रुक रहा है। वहाँ पर जाता है, सबको रातों रात मार के फेंक देता है। अशोक बहुत महत्वाकांक्षी था। उससे भी ज़्यादा उसके जो दादा थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो वैसे ही जो नेपोलियन बहुत ही महत्वाकांक्षी था और बहुत जीतना चाहता था वो। तो हुआ है कि ये जब वहाँ का डिक्टेटर जब वहाँ का सत्ता में आता है, तो फ्रांस का था। तो आज जब देखेंगे तो इसीलिए जो भी व्यक्ति जाते हैं फ्रांस घूमने के लिए, तो जो फ्रेंच लोग होते हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते। इंग्लिश से उन्हें बहुत नफरत है, क्योंकि अंग्रेज ही उसको हराया था ना। वाटरलू का लड़ाई होता है, फिर उसमें हार जाता है। तो होता है कि ये आता है, नेपोलियन का उदय हो जाता है। जब उसका उदय होता है तो भारत में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई रहती है। जब नेपोलियन आता है, इतना बहादुरी से लड़ता है, अपने आल्प्स पर्वत का नाम सुना होगा, उसको पार कर देता है वो। तो नेपोलियन अपने जो यूरोप का विभाजन कर देता है, सारे यूरोप को तोड़ कर रख देता है। जर्मनी को तोड़ दिया, इटली को तोड़ दिया। तो आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो इटली का एकीकरण पढ़ा जाता है, फिर जर्मनी का एकीकरण पढ़ा जाता है, फिर उसमें बिस्मार्क पढ़ेंगे, फिर इसमें मुसोलिनी आते हैं। तो बहुत से ऐसे व्यक्तियों का नाम आता है। तो हुआ है कि अब उससे परेशान हो चुकी है कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रही है कि अब उसको हराने के लिए हमारे पास पैसा चाहिए, और यूरोप के पास पैसा है नहीं, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसा है नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रही है कि कुछ भी करके महाराष्ट्र पे कब्जा करो, और जो वहाँ का बंदरगाह है उसको जीत लिया जाएगा। जब जीत लिया जाएगा तो जो महाराष्ट्र था वहाँ से रुई का व्यापार होता था, अन्य कार्यों का व्यापार किया जाता था। तो जब व्यापार हो रहा है तो वो चीज़ खटक रहा था। और ऑलरेडी जो मराठा साम्राज्य मतलब मराठों के हाथ से चला गया पेशवाओं के हाथ में, और पेशवाओं की रंगदारी अलग चल रही थी। तो इसमें क्या होता है कि आते हैं और फिर अंग्रेज़ों को लगता है कि एक काम करो, जो मराठा सरदार हैं इन लोग को हराओ। तो इन लोगों को हरा जाता है। तो इन लोग जब तीसरी आंग्ल मराठा युद्ध होती है, तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी कमज़ोर हो जाती है, मराठा शक्ति का उदय हो रहा है।
तो होता है कि रास्ते में जाते हैं तो लोग चमार लोग मिलते नहीं, जो महार लोग मिलते हैं, तो महारों से लोग कहते हैं, महार लोग खुद इन लोगों से कहते हैं कि एक काम करो, हमें भी अपने साथ ले लो और हम आपके सहयोग करेंगे। जब हम आपके सहयोग करेंगे तो आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। तो अंग्रेज़ों को कुछ समय के लिए हंसी आया चमार रेजिमेंट पे, क्योंकि वो लोग को ये लगता था कि भूखा नंगा है, जिसके तन पे कपड़ा नहीं वो लड़ेगा क्या, जिसके पैर में चप्पल नहीं है, अब सोचिए चप्पल तो छोड़ दीजिए, जिसके तन पे ही कपड़ा नहीं है, शरीर पे कपड़ा नहीं, वो लड़ेगा क्या। तो अंग्रेज़ों को हंसी आती थी। लेकिन अंग्रेज़ क्या था कि वो हंसते नहीं थे, मतलब वो किसी व्यक्ति की काबिलियत को पहचान जाते थे। लेकिन भारतीय लोग इस चीज़ को नहीं पहचाने, क्योंकि भारत का दुर्दशा क्यों हुआ, कारण है कि भारतीय के जो सामंतवादी लोग थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, ये निम्न जातियों को अपना मुंह लगाते ही नहीं थे। और जब नहीं लगाते थे तो ये लोग खुद अकेले लड़ते थे। और स्वर्णों की संख्या है 10%, 15%, तो 15% लड़ोगे, निपुण हो ही नहीं युद्ध में, तो हार जाओगे। तो ये लोग हंसे रहे अंग्रेज और कहे कि ठीक है चलो ले चलो, इन लोगों को अपने तौर पे तैयार करो। तो ये लोग लगभग 300 लोग थे और 300 महार मिल के 45,000 सेना को, जो मराठा मत कहिए, पेशवाओं को, क्योंकि जो शिवाजी की मृत्यु होती है 1680 में, तो शिवाजी के बाद उनके संभाजी आते हैं, संभाजी के उत्तराधिकारी आते हैं, उसके बाद जो पेशवाओं का सगौली की संधि होती है, उसमें उन लोगों के पद को छीन लिया जाता है और पूरा मालिक बन जाता है पेशवा का कहना था कि जब हम लड़ेंगे तो हम ही ना राजा बनेंगे। तो अंग्रेज़ क्या हुआ कि इन लोगों को सिखाना चालू कर दिए। जब लड़ाई होता है, तो जब लड़ाई हुआ, तृतीयांग मराठा का युद्ध लगता है, तो उसमें मराठों को जो चमार लोग आए थे, जो महार रेजिमेंट है, आप सोच के देखिए, वो लोग रात भर चले थे, सुबह 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, रात 4 बजे तक चले थे, खाना नहीं था। तो भीमा एक नदी है, तो भीमा सहायक नदी है महाराष्ट्र में, तो वहीं पे वो लोग बैठे हुए थे। जब लड़ाई शुरू होनी है तो लोग खाए नहीं थे, पिए नहीं थे, खाली पेट लड़ रहे थे। तो लोग पानियाँ पी के लड़ते थे। और जब लड़ते थे ना, तो लोग हंसुआ कुदार लेके आए थे, कोई हंसुआ से काट रहा है, कोई गणासी से काट रहा है, जो डोमेस्टिक जो आपके पास हथियार होता है, पौसुल होगा, जो भी आपके घरेलू में यूज़ होता है, वो लोग लेके आए थे। जब वो लोग काटने लगे तो 45,000 जो मराठा में पेशवा शक्ति है भागने लगती है, दौड़ा के मारते हैं। फिर वहीं पे अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है वहाँ पे। और आपको लग रहा हो कि महार मार क्यों रहे थे, तो महार इसीलिए मार रहे थे कि महारों के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव किया जा रहा था। जैसे उसी महाराष्ट्र में इधर उधर थूके ना मटका लगाया गया है, उसके पैर का निशान ना पड़े तो कमर में झाड़ू बांध दिया गया है। मतलब थूकने तक का अधिकार आप छीन लिए हैं, घर से निकलने का अधिकार नहीं है। इतना शोषण किया जाता था जातिगत आधार पे, मतलब उतना तो कोई रोबोट नहीं खटाता है जितना दलितों को खटाया गया है। और पानी पीने का अधिकार है नहीं, खाने का अधिकार है नहीं, धन रखने का अधिकार है नहीं, शिक्षा का अधिकार है नहीं, किसी भी चीज़ का अधिकार ही नहीं है। तो उसी महाराष्ट्र से एक व्यक्ति का उदय होता है, जिस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर अम्बेडकर आते हैं भारत में। समाज अगर वो नहीं आए होते तो दलित समाज कहाँ होता, आप सोच के देखिए। तो वही लड़ाई होती है, फिर उसमें हार जाते हैं, फिर जो मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है। मतलब मराठा कहने का मतलब पेशवा आप समझिए, क्योंकि मेरा मराठा नहीं रहा। मराठा फिर हम बोल रहे हैं कि सुगौली की संधि होती है, सुगौली की संधि में मराठा कहता है, पेशवा कहता है कि जब लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं तो राजा हम ही रहेंगे। लेकिन संभाजी के द्वारा एक बात कही गई थी कि सूर्य प्रकाश के बिना प्रजा राजा के बिना अधूरी है। तो होता यही है कि किसी भी यूनियन का, किसी भी संगठन का अगर उसका लीडर नहीं है तो सेना खराब हो जाएगी। और उसी दिन जो पेशवा थे उसी दिन अपने बर्बादी के कदम पे चले गए थे, जब ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम जो मराठा साम्राज्य कुछ नहीं रहेगा, आज से पेशवा रहेगा। किसी भी कानून, किसी भी घर का, किसी भी समाज का अगर उसका प्रतिनिधित्व करने वाला एक नहीं होगा तो समाज बर्बाद हो जाएगा। आज भले कुछ भी कहिए, आज प्रधानमंत्री ना रहे, मुख्यमंत्री ना रहे, तो राज्य बर्बाद हो जाएगा। वही बहुत बड़ा योगदान रहा। और जब वो लोग उस बात को नहीं माने, मराठों को मार दिया गया, तो मराठा साम्राज्य का भी पतन हो गया, पेशवाओं का भी पतन हो गया था। बाकी हम लोग देखते हैं, क्योंकि इतिहास का पाठ हो जाएगा। अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें 3 युद्ध होता है, तो अलग कहानियाँ हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ेंगे जब आप इतिहास को। बाकी देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।